तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में लहुचुरा बांध और अर्जुन सहायक परियोजना के रेगुलेटर को देखने के बाद सभा में कहा कि बीजेपी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया है। 2 दिवसीय बुंदेलखंड के दौरे पर आए मुख्यमंत्री ललितपुर से सीधे महोबा पहुंचे थे, जहां सबसे पहले हेलीकॉप्टर से लहुचुरा बांध का जायजा लिया है। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा, जहां पर अफसरों और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल का काम चल रहा है, उसमें प्रशासन युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के लिए कहा कि अभी तक लोग समझते थे कि जल शक्ति मंत्रालय केवल हैंडपंप ही लगवाता है, लेकिन मंत्रालय ने पानी का पावर दिखा दिया। वहीं महोबा दौरे के बाद सीएम ने चित्रकूट का दौरा भी किया, जहां उन्होंने रसिन बांध का लोकार्पण किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महोबा में किस तरीके से हवाई निरीक्षण करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में भी कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया है और इस दौरान एक अलग तस्वीर भी नजर आई, अलग चेहरा नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ का सेल्फी लेते हुए नजर आए। हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है, हर घर को शुद्ध पेयजल। जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर यानी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल लेंगे। ये जल इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में कोरोना प्रबंधन मजबूती से किया, हर गरीब को राशन दिया गया। जनधन अकाउंट धारी जितनी भी माताएं थी, उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त धनराशि दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों के खाते में अतिरिक्त धनराशि देने का कार्य हुआ। फ्री में राशन देने का कार्य हुआ। नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लखनऊ में विधान भवन के सामने एक बार फिर से आत्मदाह की कोशिश हुई है। आज करीबन 12 बजे एक महिला ने विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने आत्मदाह की कोशिश करी। इस मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तेजी दिखाते हुए महिला को बचा लिया। बताया जा रहा है कि महिला सुल्तानपुर की रहने वाली है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपित को पुलिस ने नहीं पकड़ा, जिससे वो काफी आहत है। संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? महिला इस समय कैसी है, उसकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए पूजा जी, विधानसभा के सामने आत्महत्या करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। हालांकि विधानसभा के सामने तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पिछले कुछ दिन पहले अभी अब जो अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं, उसमें कई चौकियां धराशायी भी हो गई थी। आज सुल्तानपुर की रहने वाली 2 बहनों ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि चपलता दिखाते हुए पुलिसकर्मियों ने जो 5 लीटर कैन था उनको छीना और उनको तुरंत एहतियात इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन सबसे अहम सवाल संजीव ये उठ जाता है कि इस महिला ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, उसके निस्तारण के लिए क्या इनिशिएटिव लिया गया है अभी तक? बिल्कुल पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी शिकायतें जिला स्तर पर निस्तारित होनी चाहिए, लेकिन तब उनकी शिकायतों का टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तब उनका जो धैर्य है वो जवाब देता है और वो लोग लखनऊ की तरफ कूच करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं। इससे पहले जो एक महिला ने जलकर आत्महत्या की थी, उसमें कांग्रेस के नेता को भी नामजद किया गया था, क्योंकि ऐसे भड़काने वाले भी तमाम लोग होते हैं पूजा जी, जो तमाम रास्ते बताते हैं कि आप विधानसभा के सामने जाइए, आत्मदाह का प्रयास करिए। संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बालियान जाते समय गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नौजवानों और किसानों को साधने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर क्रांतिकारियों की धरती है। राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। तो वहीं उन्होंने व्यापारियों और कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून से देश पर व्यापारियों और कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। बिल वापसी होंगे, भारत सरकार को वापसी लेगी, जब तक नहीं लेगी वो आंदोलन जारी रहेगा। और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ के उद्योग के आंदोलन के साथ में जुड़े, जो इशू है उनके साथ में जुड़े और उनको समझें।
और जो आज लोग को लाभ नहीं मिल पाया, वो सरकारें रही हैं, जो भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है, आज वक्त आ गया है कि एमएसपी पर हमारी खरीद हो और उसके लिए कानून बने, एक ठोस नीति सरकार बनाए उसमें। तो युवतियों के पहनावे पर समाज के दोहरे चरित्र की जीती जागती तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां पर समाज के ठेकेदारों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और तुगलकी फरमान में कहा गया कि युवक हाफ पैंट और अगर ग्रामीण युवती जीन्स पहनती है और स्कर्ट पहनती देखी गई तो समाज से बर्खास्त कर दी जाएगी, यानी कि बहिष्कृत हो जाएगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्षत्रिय पंचायत का तुगलकी फरमान, जीन्स पहनी तो होगा समाज से बहिष्कार। आपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाप चौधरियों और पंचायतों के तालिबानी फरमान सुने होंगे, लेकिन तुगलकी फरमानों की रेस है तो इसमें आखिरकार उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर कैसे पीछे रह सकता है? जी हां, तुगलकी फरमान जिसमें ग्रामीण युवकों पर जहां हाफ पैंट न पहनने की हिदायत दी गई है, तो वहीं ग्रामीण युवतियों पर भी जीन्स और स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने पंचायत में दिए गए फरमान का पालन नहीं करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने तक की घोषणा की है। असल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपलशाह में मंगलवार दोपहर एक क्षत्रिय पंचायत का आयोजन हुआ। तो वहीं पंचायत की अध्यक्षता कर रहे ठाकुर पूरण सिंह ने पंचायत में खड़े होकर तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा कि जिस देश और समाज की संस्कृति नष्ट होगी, वो देश और समाज अपने आप समाप्त हो जाता है। देखो, भारत की संस्कृति है, भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इसका स्वागत करें, लेकिन हम चाहें कि बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे, और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जींस पहनें और वो जींस पहन के बाहर जावें। हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें, और जो लड़के गांव में हाफ नेकर पहन के फिरें या तहमंद पहन के फिरेंगे, अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करा जाएगा, और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। पंचायतों में समाज के ठेकेदार अपना रुतबा और वजूद बनाए रखने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे वो तुगलकी फरमान ही क्यों ना हो। और ठीक यही हुआ चरथावल में भी। बहस आरक्षण पर शुरू हुई, 90% आरक्षण की निंदा हुई, उम्मीदवारी की छवि को लेकर चर्चा हुई, लेकिन बहस का अंत हुआ युवकों की हाफ पैंट और युवतियों की जीन्स पर प्रतिबंध के साथ। जनता टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। तो पवन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव वालों से भी बात करने की कोशिश करी थी, हालांकि गांव वालों की जो बात है वो अभी हम थोड़ी देर में सुनाएंगे तमाम दर्शकों को। आप पहले बता दें कि क्या कुछ था, कैसे आरक्षण से बात शुरू होती है और पहनावे पर आकर खत्म हो जाती है? ये पूजा मैं आपको बता दूं तो कल पंचायत भारतीय किसान संगठन की ये पंचायत चुनाव में जो कोटा है, जो कैंडिडेट है उनको नाम कट गए, उनके क्षेत्र कट गए, तो उसकी वजह से पंचायत की गई थी, जहाँ ठोकर पूर्ण सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद थे। लेकिन जब पंचायत शुरू हुई तो वहां गहमागहमी बढ़ गई, इनमें आपस में बहस हो गई, और ये कहानी उस चीज पर आकर खत्म हुई जहां पंचायत द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। इस तुगलकी फरमान में ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी और पैंट नहीं पहनेंगी और लड़के हाफ पैंट नहीं पहनेंगे। इस बयान से जैसे ये वायरल हुआ तो काफी बवाल हुआ है। हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बातचीत कही है। वहीं कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि ये हमारी देश, हमारी आजादी है, हम क्या पहने क्या ना पहने। वही महिलाओं ने भी कहा है कि पवन, आप हमारे साथ बने रहिए इस दौरान, जिस पर गांव के लोगों और मुखिया का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर के, वो पहले तमाम दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। अच्छा नहीं है सर, देखो ये तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो भी पहन सका बच्चा अपना खुद पर निर्भर है वो, और जो अपने बच्चों को जैसा भी पहनावा होगा वो ऐसे ही पहनना पड़ेगा।
अच्छा जी, ये तो गलत बात है। जब बच्चे लड़के अच्छी अच्छी पोशाक पहन सकें तो लड़कियां भी पहन सकें। नहीं नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं है सर। जो पहनना बाहर पहन रहे हैं बच्चे उसी घर पहन लो, क्या दिक्कत है उसमें। अब तो नए जमाने के रफ्तार पे चलेंगे बच्चे। सर ये देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को किस तरह की लुकिंग, मतलब किस तरह का दिखना, किस तरह का नहीं। अगर जो लड़की जीन्स पैंट पहनना चाहिए, टी शर्ट पहनना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो सूट वूट देखो आम है। वैसे गांव की लड़कियां, काफ़ी लड़कियां आजकल मतलब जीन्स पैंट पहननी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें। आपके गांव में पहनती है लड़कियां? हाँ जी, काफ़ी लड़कियां पहनती हैं। हाँ सर, वो गलत है। मतलब अगर लड़के जीन्स पैंट पहन सके, मतलब अपनी कुछ भी पहन सकें अपने तरीके से, तो लड़की को जो पसंद है तो उसे पहनना चाहिए ना। जी देखो, आगे आने वाले में बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है जीन्स का, है कि नहीं जी। ये तो बात मान लो कि पहला भी जमाना था। नहीं, आज़ादी पे खलल की क्या बात है। मतलब उसे सैन रूप ना घर में पहनो, सड़कों पर ना हो, है कि नहीं जी। पूरण सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर सबसे पहले आपका। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपने किस बिना पर इस तरीके का बयान दिया, आप पहले उसका बेस बता दीजिए, तमाम दर्शक सुनना चाहेंगे। क्या बयान बताए? जीन्स को लेकर के जिस तरीके का बयान दिया है ठाकुर साहब आपने। देखो मेरी एक बात सुन लो, ये बयान नहीं है, ये भारत की संस्कृति को बचाने की मुहिम है। आप समझे कि हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, ये देश संस्कृति का देश है। और इस संस्कृति के देश में जो लोग गांव में रहे, आज भी बुजुर्ग लोग हैं, जब उनकी लड़कियां, उनकी पोत यार, उनके पोते उनके सामने जींस की पैंट पहन के निकले, तो वो हताश और निराश होकर उन्हें ये कहें बेटा अच्छे कपड़े पहन ले करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो कल्चर उनके लिए खराब नहीं है जो पहनने हैं, वो अमेरिका में पहने, ब्रिटेन में, ब्राजील में पहने, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की कल्चर, हिंदुस्तान की, आज हम बेटियों पर गर्व कर रहे हैं, उन बेटियों पर गर्व करें आज हम, जो आज एक साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही, जो आज एक पुलिस से लेकर बीएसएफ की नौकरी कर रही। लेकिन क्या हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, एक अलग संस्कृति की व्यवस्था को बनाने के लिए, मात्र उन दुकानों को चलाने के लिए एक व्यवस्था को भंग करने की व्यवस्था हमारी जा रही, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमने ये अपने गांव में एक मुहिम चलाई कि अब हमारी लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, अब हमारे लड़के हाफ पैंट पहन के आधी टांगों को नंगी करके अब गांव में नहीं घूमेंगे। और जो ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कानून, उनके खिलाफ समाज लेकिन मैं ये बात समझना चाहती हूँ ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने बोला, पूरण जी आपने कहा कि आप महिलाओं के सम्मान को संरक्षित रखने के लिए, संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए ये कर रहे हैं, तो नाबालिग बच्चियों के साथ जो चीजें, जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं, 7 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, वहां पर तो पहनावा नहीं होता है ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात का बिल्कुल 100% समर्थन करता हूं कि वहाँ पहनावा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं एक बात दूसरी ये कहना चाह रहा कि जो दरिंदगी समाज में, जो वैसीपनी समाज में आया, उसमें मैं लड़कियों के जींस पहनने पे नहीं कह रहा कि वो जींस पहनने से आया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। वो दरिंदे हैं, वो वैसी है, और उन्हें चौराहे पे खड़े करके उनका गोली मार दी जा, हम इस पक्ष में है। हम कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, हम चाहे जितना हमें गर्व महसूस हो वो परिधान पहने, तो हमारे समाज को, हमारे समाज में रहने वाले बुजुर्गों को हमें गोरा मान लीजिए पूरण जी, मान लीजिए आधी आबादी आपसे ये कहती है कि आपके धोती और कुर्ता पहनने से हमें गर्व महसूस नहीं हो रहा है, तो आप वो पहनना छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस बात को, यदि हमारी लड़कियां वो कहेंगी कहाँ? पंचायत में तो आप स्थान देते नहीं हैं, मर्दों की पंचायत में आप औरतों के खिलाफ फरमान सुना रहे हैं, तो वो कहेंगी कहाँ? ये आप समझे कि इस बात की 1% अब नहीं है। आज यदि महिला हम दिवस मना रहे, यदि बॉर्डरों पे आज पिछले 6 महीने से किसान लेट के, महिलाओं के हाथ में सारा संचालन है, महिलाओं के हाथ में आंदोलन की कमान है। अब महिलाएं हमारे साथ हैं, हर जगह हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर हमारी ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, या तो मैं जो कह रही हूँ वो आप समझना नहीं चाहते हैं, या समझ के उसको नासमझी में ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपने साझा करी। 21वीं सदी में
आपने ये जो बयान सुने हैं ये वाकई में इसी देश के हैं और इसी प्रदेश के ही हैं। आगे बढ़ते हैं और ये तस्वीर आपके हवाले है, आप तय कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। फरमान सुना देने से जीवन या स्वतंत्रता का या अधिकारों का हनन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियां कर रही बीजेपी 3 अलग अलग समितियां बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसमें जिले से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों को लाया जाएगा। पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले अपनी सक्रियता शुरू कर दी है। अब उसकी सक्रियता नजर भी आने लगी है। पंचायत से लेकर विकास खंड तक बैठकें होने लगी हैं। बीते दिन कानपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने पंचायत चुनावों को लेकर कई स्तर पर बैठकें की हैं। तो चलिए ये आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी की समितियों का। जिला संचालन समिति बनाई गई है पहली तो, जिसमें किनको शामिल किया गया वो आप देखिए। जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, पंचायत चुनाव जिला संयोजक, पंचायत चुनाव जिला सह संयोजक, प्रशासनिक प्रमुख, प्रचार प्रमुख, बूथ प्रबंधन प्रमुख। इसी तरीके से दूसरी जो विकास खंड संचालन समिति उसमें पंचायत चुनाव विकास खंड संयोजक, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विकास खंड क्षेत्र में रहने वाले सभी जिला कमेटी के पदाधिकारी इस दूसरी समिति में शामिल किए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से तीसरी जिला पंचायत की जो वार्ड समिति होगी, वार्ड संचालन समिति, उसमें पंचायत चुनाव वार्ड के संयोजक, वार्ड प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, युवा प्रमुख, महिला प्रमुख, पिछड़ा वर्ग प्रमुख, अनुसूचित जाति वर्ग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, प्रचार प्रमुख और वाहन प्रमुख शामिल होने वाले हैं। तो ये 3 अहम समितियां हैं जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की पहली जिला संचालन समिति और दूसरी विकासखंड संचालन समिति होगी। ठीक इसी तरीके से इसी तर्ज पर 3 स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, जिनके सदस्यों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किनको शामिल किया गया है और काफी सक्रियता के साथ फ्रंट फुट पर लड़ने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पंचायत चुनावों पर कब्जा करना चाहती है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो मायावती ने भी आज अपने संगठन को पूरी तरीके से ठोक बजाकर सही करने की कोशिश की, लेकिन विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कब्जे को पूरी तरीके से हटाना चाहती है। 3 स्तरीय समितियां इस पर काम करेंगी। एक समिति जिला स्तर पर काम करेगी, दूसरी समिति जो है वो विकास खंड के स्तर पर काम करेगी और तीसरी जो कमेटी है वो पंचायतों के स्तर पर काम करेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो तीनों फॉर्मेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साबित करना चाहती है। और आप समझिए पूजा जी कि आज जो किसान नेता है नरेश टिकैत वो बलिया में है, यानी किसानों का प्रभाव भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और किसानों का जो वोटर बैंक है वो गांव में रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी पहले से कर लेना चाहती है कि कहीं ना कहीं किसान का जो आंदोलन है उससे उनका चुनाव प्रभावित ना हो जाए। हालांकि 4 वर्ष के काम के आधार पर वोट मांगे जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की, खासतौर से लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात करें या फिर प्रदर्शन और उपद्रव करने वाले लोगों से सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति की वसूली की बात करें, तो ऐसे तमाम नियम कानून है पूजा जी जो सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश में लागू किए गए हैं। उनके आधार पर बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। ताज की 188 दिनों की रिकॉर्ड बंदी के बाद 21 सितंबर 2020 को खुले ताजमहल में अब तक 1235 पर्यटक आए थे, तो वहीं 28 फरवरी को ताजमहल के 24,599 टिकट पर्यटकों ने बुक कराए हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलाकर यह आंकड़ा 29,000 तक पहुंच गया है। तो वहीं पिछले शनिवार रविवार को रिकॉर्ड 32,000 से ज्यादा पर्यटक ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि ताजमहल में भारतीय पर्यटकों के आने से रौनक लौटी है, लेकिन कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है।
21 सितंबर 2020 से आगरा जनपद के सभी स्मारक दर्शकों के लिए खोल दिए गए हैं। शुरुआत में हमने कैपिंग उसमें हमने लगाई गई थी, क्योंकि कोविड का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा देश में, तो दर्शकों की संख्या को सीमित किया गया था। लेकिन दर्शकों का रुझान नियमित रूप से बढ़ता रहा और उस लिमिट को हमें बढ़ाना पड़ा। पहले जैसे ताजमहल की हम बात करें तो पहले प्रतिदिन 5000 दर्शकों को ही अनुमति थी, उस संख्या को बढ़ाकर 10,000 किया गया, फिर 15,000 किया गया और आज जो है कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितने दर्शक आ सकते हैं और निरंतर दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। देश और दुनिया का हर शख्स ताजमहल का दीदार करना चाहता है, लेकिन अब पर्यटकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कल एडी बोर्ड की बैठक में ताजमहल सहित आगरा जनपद की जो भी इमारतें हैं, जो भी एएसआई के अंतर्गत स्मारक हैं, उनके टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दी गई। इस मूल्य वृद्धि को लेकर यहाँ के स्थानीय दुकानदारों में भी भारी रोष है। अब देखना हो कि सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े समझाएंगे कि अब तक कैसी स्थितियां नजर आ रही हैं। 17 मार्च 2020 को बंद हुआ था ताजमहल, तो 23 मार्च से स्थगित रही इंटरनेशनल फ्लाइट और टूरिस्ट वीजा सर्विस। कोरोना की वजह से 188 दिनों की रिकॉर्ड बंद भी रही है। 21 सितंबर को ताजमहल खुला था, तो शुरुआत में 5000 पर्यटकों की कैपिंग रही। बुलेटिन में वक्त फिलहाल ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।